Hello friends, welcome to Hardy Boy Classes. आज हम करने जा रहे हैं रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये डायरेक्ट टैक्स बुक में एक टॉपिक है, उसमें आता है। जनरली इनकम टैक्स जब लगते हैं तब यूज होता है, ठीक है। तो बीकॉम में 5th या 6th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, बीबीए में भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब एक कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, या तो वो क्या होगा, रेजिडेंट होगा, ठीक है, या वो नॉन रेजिडेंट होगा। दो ही कंडीशन आती है, ठीक है। अगर अब आगे देखें फर्दर, अगर वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट को भी दो टर्म्स में क्लासिफाई किया, एक है ROR, ठीक है, और एक है RNOR। इसका मतलब है रेजिडेंट विद ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ROR और RNOR का मतलब। अब देखिए रेजिडेंट कौन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंट मींस, अगर आप ये वाली दो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं टर्म्स, कंडीशन, अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते कोई भी एक, तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या है, ये है ही शुड प्रेजेंट 182 डेज, ठीक है, उसको प्रेजेंट होना है 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। पिछले साल में उसको 182 दिन प्रेजेंट होना है, या तो 182 दिन होना है या 182 दिन से ज्यादा होना है, ठीक है। ये उसको बोल रहा है, यहाँ पे देखिए इंडिया और मोर, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी क्या है, ही शुड प्रेजेंट 60 डेज, उसको 60 दिन प्रेजेंट रहना है इंडिया में, एंड इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 दिन प्रेजेंट रहना है, एंड 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स इमीडिएट प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये PY का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। मैं आगे ऐसे लिखूंगा तो इसका ध्यान रखना। उसमें ही क्या कह रहे हैं सेकंड कंडीशन में, या तो 60 डेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में, या वो 365 मतलब 60 डेज प्रेजेंट होना चाहिए और 365 दिन प्रेजेंट होना चाहिए फॉर प्रीवियस ईयर इमीडिएट प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में 60 दिन प्रेजेंट होना चाहिए, और उस 60 दिन जो पिछले साल से उसके पिछले 4 साल में, पिछले साल में तो 60 दिन प्रेजेंट हुआ, उससे पहले के 4 साल में उसको 365 दिन प्रेजेंट होना है। ये बहुत आसान कंडीशन है। पहले में 182 दिन है, ठीक है, मिनिमम इतना इंडिया में रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि वो तो पिछले साल 60 दिन प्रेजेंट रहे, और उससे पहले के जो 4 साल है उसमें टोटल मिला के 365 दिन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और ये दोनों कैटेगरीज जो आ रही है, ये सेक्शन A6A के 6(1) के अंडर आती है, ठीक है। अब देखें, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ROR, ठीक है। ये वाला तब हम कहते हैं जब, अगर हम ये दोनों कंडीशन, अगर ROR हम तब कहेंगे जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो ROR। और दूसरा क्या बोल रखा है, इफ एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड देन ही इज RNOR। अगर मतलब वो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है इन दो में से, तो ROR की कैटेगरी में आता है, या तो A करता हो या वो B करता हो, ठीक है। कोई एक करता हो तो RNOR कहेंगे। अब एक इसमें मेन चीज ये है कि देखिए, द डे ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, ठीक है। डिपार्चर मीन जब वो वहां से निकल रहा है, और अराइवल मीन जब वो इंडिया में मीन्स कंट्री में एंटर करता है। इन दोनों को भी काउंट किए जाएंगे, 2 दिन काउंट होंगे, ठीक है। एक डिपार्चर वाले दिन और एक अराइवल वाले दिन को काउंट करके 2 दिन काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, ठीक है। जो आदमी इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, वो सबसे पहले एक कंडीशन में, जो आदमी इंडियन सिटीजन है उसके लिए, इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया, ठीक है, हु लिव इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसे हम रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये यहाँ पे बताया। अगर इंडिया से वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर देशों में जा रहा है, तो इफ ही प्रेजेंट 182 डेज इन इंडिया देन ही इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट। अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है काम करने के लिए, ठीक है, और वो 182 दिन इंडिया में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मान लो आज कोई आदमी बाहर गया काम करने के, फिर वो इंडिया आया कुछ महीने के लिए, ठीक है, फिर बाहर गया, फिर इंडिया आया, मतलब 182 दिन या उससे ज्यादा दिन वो इंडिया में प्रेजेंट रहा पिछले साल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडेंट। अगर वो 182 से मतलब 180 दिन भी प्रेजेंट रहा तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके बाद क्या लिखा है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु नॉर्मली रिजाइड आउटसाइड इंडिया एंड कम टू इंडिया फॉर विजिट।
मतलब कोई इंडियन सिटीजन जो मतलब फुली सेटल हो चुका है फॉरेन में, पर वो इंडिया आ रहा है विजिट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो उसके लिए आगे दो कंडीशंस दिए, ठीक है। इनकम अदर देन फॉरेन, मतलब जो भी टोटल इनकम जो इंडिया में अर्न कर रहा है, जो फॉरेन में नहीं कर रहा, इंडिया से बाहर नहीं कर रहा, उसको नहीं करना। जो टोटल इनकम इंडिया में अर्न कर रहा है, अगर तो लेस देन 15 लाख है तो उसकी अलग कंडीशन है, अगर वो मोर देन 15 लाख है तो अलग कंडीशन, ठीक है। लेस देन 15 लाख है तो क्या है, ही इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट इफ ही प्रेजेंट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया। वही सेम 6(1) का जो पार्ट ए था वो वाली, ठीक है। पार्ट ए कौन सा था, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन इसमें लागू होती है। अगर वो 15 लाख से कम रुपए कमा रहा है इंडिया से, ठीक है, उसको हम इंडियन में सिटीजन रेजिडेंट कब ट्रीट करेंगे, जब वो 182 दिन इंडिया में प्रेजेंट रहता है। और अगर वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो हम क्या करेंगे, 6(1) के दोनों कंडीशन जिसमें आएंगे। एक तो 182 डेज प्रेजेंट होना चाहिए इंडिया में, ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, 182 डेज प्रेजेंट रहना चाहिए इंडिया में, ठीक है, और 60 डेज प्रेजेंट इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज प्रीवियस फॉर इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। मतलब 182 दिन रहे या 60 डेज पिछले साल में और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन वो रहना चाहिए, ठीक है। अब रेजिडेंट को हम और एक एडिशनल इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि रेजिडेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रेजिडेंट अगर वो तो इफ ROR इज सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस, अदरवाइज वो RNOR, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर वो दोनों कंडीशन 6(A) की जो नहीं 6(1) की जो दोनों कंडीशन है, अगर वो फुलफिल कर रहा है ये वाली दोनों ये दो कंडीशंस, तो वो क्या कहलाता है, ROR, और अदरवाइज एक कोई एक कर रहा है तो RNOR, ठीक है। देन उसके बाद एक एडिशनल कंडीशन और है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एडिशनल कंडीशन क्या है, प्रेजेंट इन 2 आउट ऑफ प्रीवियस 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। मतलब कि पिछले 10 साल में, ठीक है, कोई भी पिछले 10 साल में 2 साल वो हो इमीडिएट, 2 साल मतलब कि प्रीवियस ईयर में 10 साल, पिछले 10 सालों में 2 साल वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, ठीक है, तो उसको फिर हम रेजिडेंट मानेंगे। और प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज, मतलब कम से कम 730 दिन वो 7 सालों में प्रेजेंट हो, ठीक है, इमीडिएट प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से जो लास्ट ईयर है उससे पहले जो 7 साल है उसमें 730 दिन वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। और ऊपर वाले में बोला कि पिछले साल से लास्ट साल को छोड़ के उससे पिछले 10 सालों में 2 साल जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए, तो उसे हम रेजिडेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है HUF, ठीक है। HUF को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं इसकी फुल फॉर्म। इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अगर वो रेजिडेंट है तो क्या कंडीशन होगा, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली और पार्शियली इन इंडिया, अगर जो HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो टोटली और पार्शियली, या तो पूरा इंडिया में है कंट्रोल, या पार्शियल मीन्स आधा भी इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट हम कैसे करेंगे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है आउटसाइड इंडिया है HUF का, तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे मैंने C और M लिखा है, C&M, इसका मतलब है क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसका डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे मैं ऐसे लिखूंगा तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ROR होगा अगर कर्ता सेटिस्फाई बोथ कंडीशंस, कौन सी, 6(1) की अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कर्ता, तो HUF ROR की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और RNOR कब आएगा, इफ कर्ता सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन ऑफ सेक्शन 6(1), अगर उसकी कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो RNOR में आएगा। तो 6(1) की जो कंडीशंस क्या थी, या तो वो मिनिमम 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो 60 डेज प्रीवियस ईयर में प्रेजेंट रहना चाहिए, और उससे प्रीसीडिंग 4 साल, मतलब पिछले साल में 60 दिन और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन वो रहना चाहिए। तो उसको इन दोनों में से एक कोई कैटेगरी वो अगर सेटिस्फाई करता है तो RNOR की कैटेगरी में आएगा। अब क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। ये सब को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, रेजिडेंट कब माना जाएगा,
जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, C&M जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज टोटली और पार्शली इन इंडिया, वही सेम कंडीशन है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पार्शली या टोटली इंडिया में है तो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। और नॉन रेजिडेंट कौन होता है? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, अगर वो आउटसाइड इंडिया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। इसी तरीके से कंपनी है, कंपनी को भी हम सेम तरीके से करेंगे। रेजिडेंट कौन होता है? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज टोटली एंड पार्शियली इन इंडिया, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट कौन होगा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये आपको आई होप सो समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है, बस ये दो कंडीशन आपको मेन जो है वो याद रखनी है। रेजिडेंट ही शुड प्रेजेंट 182 डेज, मतलब 182 दिन उसको पिछले साल में प्रेजेंट रहना है, तो क्या कैटेगरी में आएगा? वो आएगा रेजिडेंट की कैटेगरी में। या तो वो 60 दिन रहे पिछले साल और उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन प्रेजेंट होगा तो भी वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है ROR होगा, और इन दोनों में से एक को सेटिस्फाई करता है RNOR होगा। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है और ये पेपर में जनरली आता ही आता है। मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अंडर में DAV कॉलेज के अंडर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे बारे में भी ये क्वेश्चन आया ही आया था। मिड टर्म के एग्जाम्स में भी और फाइनल एग्जाम्स में भी हर बार लगभग आता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको छोड़ना मत। बहुत इजी टॉपिक है, आप जरूर करना। और वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।